नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सुपर टेट से रिलेटेड सेकंड टॉपिक बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को कवर कर लिया था। 2 क्लासेस के माध्यम से हमने इस टॉपिक को समझ लिया है। आज की क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर बात करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आंतरिक कारक, ऑप्शन सेकंड है पर्यावरण, ऑप्शन थर्ड है वंशानुक्रम और ऑप्शन फोर्थ है आंतरिक एवं बाह्य कारक। देखिए, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले अगर आपसे कारक की बात करें तो आपको मैंने मुख्यतः बताया कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं। एक होते हैं आपके वंशानुक्रम या आनुवांशिक कारक और दूसरा आपने पढ़ा है वातावरणीय कारक। उनके बारे में भी आपने डिटेल में स्टडी की है। तो सिर्फ आंतरिक कारक हो नहीं सकता, सिर्फ पर्यावरण कारक नहीं हो सकता और आंतरिक कारक का ही एक और नाम होता है वंशानुक्रम कारक। तो सिर्फ अकेले ये नहीं हो सकते, क्योंकि उससे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए डी है, आंतरिक एवं बाह्य कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि बाल विकास का डैश सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप होता है। यानी कि यहाँ पर बाल विकास का कौन सा सिद्धांत आएगा जो यह बताएगा कि जो बालकों का विकास है उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप होता है। यानी कि बालकों का विकास उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनमें उसके अनुरूप ही होता है। ये आपको कौन सा सिद्धांत बताता है? ऑप्शन फर्स्ट बताता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत और ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाल विकास के अंतर्गत या फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी आपको ये बताया है कि हर एक बच्चा, कोई भी आप रैंडमली 2 व्यक्ति ले लीजिए, उनमें कहीं ना कहीं आपको विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक के विकास है उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके अनुरूप वो डेवलप होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा सिद्धांत आपको बताता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आप मोस्टली पढ़ते हैं और उसी के अनुरूप बालकों का विकास भी होता है। तो बाल विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप होता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक, आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है निरंतरता का सिद्धांत क्या है, यानी कि बताइए निरंतरता का जो सिद्धांत है वो होता क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शैशव काल से किशोरावस्था तक होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है, ऑप्शन सेकंड है बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक होने वाले बाल विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है, जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है और ऑप्शन फोर्थ है जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है। अब आपको बताना है कि जो निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ा है वो क्या होता है। यानी कि मैंने आपको इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक सेक्शन बताया था, जहां पर मैंने बताया था बाल विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं मुख्य, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आप बताइए कि जो निरंतरता का सिद्धांत यानी कि जो निरंतरता का जो नियम है वो क्या बताता है। तो इन 4 ऑप्शनों में आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जैसे शैशव काल से किशोरावस्था तक होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाल्यकाल में आपके शैशव काल भी आ जाएगा, तो वो भी आपने अनकम्प्लीट किया है। ठीक, ऑप्शन सी है जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले विकास ही निरंतरता का सिद्धांत है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आपको पता है निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उस बालक का विकास शुरू हो जाता है और जब तक वो इस संसार में उपस्थित होता है तब तक उसका डेवलपमेंट
किसी ना किसी रूप में होता ही रहता है। वो अलग बात है कि वो व्यक्ति अपने विकास को ना समझ पाए, बट उसका विकास तो निरंतर होता रहता है और वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले विकास ही निरंतर। निरंतर का मतलब होता है लगातार होने वाला विकास। तो लगातार कौन सा विकास होता है? जैसे ही जन्म स्टार्ट होता है, जन्म से ही, यानी जैसे किसी बालक का जन्म होता है और वो मृत्यु तक उसका डेवलपमेंट किसी न किसी रूप में लगातार होता रहता है, और यही निरंतरता के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? यानी कि जो निचली कक्षा यानी कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उसमें आप एक खेल पद्धति का उपयोग करते हैं, और ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है ए एवं बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इस डी ऑप्शन में हैं। तो आपको बताना है कि जो छोटी कक्षाएं में बालक होते हैं उनके लिए खेल पद्धति का उपयोग करते हैं टीचर, ठीक। तो खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये आपको बताना है, यानी कि खेल पद्धति के पीछे जो कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो निचली कक्षा में जो खेल पद्धति का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, क्योंकि जब बच्चा निचली कक्षा में खेल पद्धति का यूज किया जाता है तो उसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक विकास के साथ साथ बाकी अन्य विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, फिर आपका हो गया मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी विकास इसमें काउंट होते हैं। और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर देखिए, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, यानी वृद्धि जो है एक शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक। और सामाजिक व्यवहार के यानी कि आप सामाजिक व्यवहार के लिए इस विकास को नहीं करते, लेकिन विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये साइकोलॉजिस्टों के द्वारा डेवलपमेंट का जो नियम दिया गया है उसके अंतर्गत आते हैं। और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी ये दोनों ऑप्शन इसी क्वेश्चन के राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ठीक होगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं होता तो आप जाते ए के साथ, क्योंकि ए विकास और विकास में वृद्धि समाहित होता है। बट जब विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपके लिए बताए गए हैं और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है, तो छोटी कक्षाओं में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ भी होना जरूरी है। और उनका ग्रोथ फिजिकली वो फिट कब रहेंगे, जब उनके शिक्षण पद्धति में खेल का उपयोग होगा। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ साथ वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी जरूरी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? आपको बताना है कि जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये जो विचार है वो किस सिद्धांत से संबंधित है आपको बताना है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो बताइए आपने जो भी सिस्टम पढ़े हैं, जो भी कंटेंट आपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़े हैं, उसके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं इजीली कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है? यानी शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधि, यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है, ठीक। तो ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहार मनोविज्ञान, ऑप्शन सेकंड है आत्मा का मनोविज्ञान, ऑप्शन थर्ड है बाल मनोविज्ञान, और ऑप्शन फोर्थ है सामान्य मनोविज्ञान। तो आप बताइए कि शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। यानी एज अ टीचर आप बच्चों के व्यवहार को किस तरीके से समझते हैं, ये शिक्षा शास्त्र की कौन सी विधि आपके लिए हेल्प करती है। तो व्यवहार मनोविज्ञान, यानी कि क्या आप शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत व्यवहार मनोविज्ञान पढ़ते हैं, या आत्मा का मनोविज्ञान पढ़ते हैं, या सामान्य मनोविज्ञान नाम का कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं कि आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत CDP,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, और इसी को ही हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल मनोविज्ञान, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के माध्यम से हम बच्चों के व्यवहार को समझते हैं और इसका यूज हमें शिक्षण के दौरान करने को मिलता है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th क्वेश्चन, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो अध्यापन विषय होते हैं, यानी कि जो विषय आप पढ़ाते हैं, और बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, अभिभावकों के लिए या प्रधानाचार्य के लिए या शिक्षक के लिए या मित्रों के लिए। यानी कि जो ये बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है और जो अध्यापन विषय है इसका यूज कौन करते हैं, अभिभावक, मतलब बच्चे के माता पिता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मित्रों के लिए ये भी गलत हो जाएगा, और प्रधानाचार्य भी शिक्षण अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक के लिए। यानी कि जो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान वो शिक्षकों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आपके लिए आवश्यक होते हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स 8th, अभिवृत्ति क्या है। यानी अभिवृत्ति का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए है भावात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है सहचार्य प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है संवेगात्मक प्रवृत्ति, और ऑप्शन डी है अध्यात्म प्रवृत्ति। तो बताइए अभिवृत्ति क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो अभिवृत्ति का मतलब क्या हो गया, दृष्टिकोण, यानी कि आपका नजरिया जिसे आप कहते हैं, आपकी जो दृष्टिकोण है, किस हिसाब से आप चीजों को सोचते हैं, तो यह अभिवृत्ति कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, भावात्मक प्रवृत्ति या सहचार्य प्रवृत्ति या संवेगात्मक प्रवृत्ति या अध्यात्म प्रवृत्ति। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए सहचार्य प्रवृत्ति का मतलब होता है एक दूसरे से सहचार्य स्थापित करना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, क्यों आपका दृष्टिकोण सहचार्य तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर दृष्टिकोण की बात की जा रही है, यानी कि आपके नजरिए की बात की जा रही है, और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सहचार्य, तो सहचार्य नहीं हो सकता, और आध्यात्म भी नहीं हो सकते। आध्यात्म प्रवृत्ति मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। और संवेगात्मक प्रवृत्ति मतलब इमोशनल, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक प्रवृत्ति। मतलब भाव का मतलब होता है कि आप का जो भाव है, आपकी जो सोच है वो किस प्रकार की है, और सोच जो है वो दृष्टिकोण पर आधारित होती है, यानी कि आप किस तरीके से किस चीज को देखते हैं, तो वही दृष्टिकोण जो है वही अभिवृत्ति कहलाता है। इसका मतलब अभिवृत्ति क्या है, भावात्मक प्रवृत्ति, यानी कि अभिवृत्ति के अंतर्गत आपके जो भाव है, आपके आत्मा के जो भाव है उसके बारे में आप अपने नजरिए का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है। यानी कि जो बालक की शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी सिर से पैर या शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर डी है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन सी है पैर से सिर और शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और ऑप्शन डी है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो बताइए बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बाल विकास से रिलेटेड कुछ मुख्य सिद्धांत यानी नियम है। तो उसमें मैंने आपको एक सिद्धांत ये भी बताया था कि विकास की दिशा का सिद्धांत, और मैंने ये भी बताया था कि जो विकास के दिशा के सिद्धांत है ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके डायरेक्शन दो टाइप से होते हैं। तो वही सिद्धांत से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था एक होता है विकास की दिशा, एक होते हैं मस्तकाधोमुखी यानी कि सिर से पैर की ओर, और दूसरा होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है। और देखिए यहाँ पर बाकी ऑप्शनों में दे रखा है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये भी बाहर से मध्य की ओर, ये भी बाहर से मध्य की ओर, तो तीनों ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्योंकि बालक का जो विकास होता है, यानी कि जो विकास की दिशा है, किसी भी बालक की जो विकास की दिशा है, सबसे पहले बालक के सिर का निर्माण होता है।
ठीक है। और उसके बाद सिर से पैर की ओर उसकी जो दिशा है वो जाती है। और इसी तरीके से बालक का सबसे पहले मध्य भाग यानी कि उसका जो पेट होता है यानी स्टमक होता है वो वाला सेक्शन डेवलप होता है और उसके बाद उसके बाहर की चीजें डेवलप होती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट 10th की बच्चे के विकास के शिरस्त सिद्धांत के अनुसार विकास डैश से डैश की ओर होता है। देखिए यहाँ पर बता दिया शिरस्त। मैंने आपको बताया था कि जो विकास की दिशा है उसे एक तो मस्तकाधोमुखी बोलते हैं और इसी को ही हम सेफेलोकॉडल सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी सेफेलोकॉडल। तो शिरस्त सिद्धांत का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताना है। पैर से सिर की ओर नहीं हो सकता, मध्य से बाहर की ओर, बाहर से मध्य की ओर ये भी नहीं हो सकता, और सिर से पैर की ओर। तो देखिए शिरस्त वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चे के सिर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हालांकि ये भी एक सिद्धांत होता है विकास का जो मध्य से बाहर की ओर होता है, या केंद्र से बाहर आप कह लीजिए इसको, तो केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। लेकिन इस केस में शिरस्त सिद्धांत जो है वो सिर से पैर की ओर दिखाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और राइट आंसर भी लगाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? यानी कि जो बालक के विकास में आप अध्ययन करते हैं उसमें किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक स्थिति का करते हैं, या अभिरुचियों का करते हैं, या अभिरुचि एवं समस्याओं का करते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति एवं अभिरुचियों का करते हैं? तो देखिए आप जो सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी के अंतर्गत क्या आप बालक की आर्थिक स्थिति यानी कि उसके घर की परिस्थिति, इकोनॉमिकल सिचुएशन पर स्टडी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते आप उसकी अभिरुचि पर करते हैं। आर्थिक अभिरुचि एवं समस्या पर हाँ ये भी करते हैं, और आर्थिक स्थिति एवं अभिरुचि का, तो ये आर्थिक स्थिति जिसमें भी आया तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव ऑप्शन हो गया। अब आपको छांटना है बी और सी में बेस्ट ऑप्शन। तो बी कहता है अभिरुचि, यानी कि बालक के अंदर क्या इंटरेस्ट है इसके लिए आप स्टडी करते हैं बाल विकास को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसका मतलब हर एक की अभिरुचि भी अलग अलग होती है। बट ऑप्शन सी बी से बेहतर है क्योंकि इसमें अभिरुचि के साथ साथ समस्याएं भी आ रही हैं, इसीलिए इसका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? तो अभिरुचि एवं समस्याओं का। तो यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा और आई होप आपने भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यही लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों के विकास को कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं? यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, बालकों के जो विकास है उसको कारक किस रूप में प्रभावित करते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिवली, ऑप्शन बी है नकारात्मक रूप से यानी नेगेटिवली, ऑप्शन सी है आंशिक नकारात्मक रूप से यानी कि बहुत ही कम नकारात्मक रूप से, और ऑप्शन डी है सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से। तो आप बताइए कि बालकों के विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो आनुवांशिक कारक एवं वातावरणीय कारक होते हैं, और ये दोनों ही कारक आंतरिक एवं बाह्य रूप से सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते, नकारात्मक भी करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत, और आंशिक नकारात्मक रूप से ये भी गलत, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? यानी कि बाल मनोविज्ञान यानी कि जो आप सीडीपी पढ़ते हैं इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो आप एजुकेशन के फील्ड में जो मध्य स्थान होता है वो किसका होता है? ऑप्शन बताने हैं आपके। ऑप्शन है शिक्षक का, पाठ्यक्रम का, बालक का, या फिर अभिभावक का। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में आप स्टडी करते हैं तो इसमें केंद्र में कौन होता है? बालक होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, या फिर अभिभावक। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने जाना है कि जो शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है? बाल केंद्रित, यानी कि बालक इसके केंद्र में होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य स्थान, यानी केंद्र में कौन होते हैं? बालक होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन भी समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 14th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विकास डैश और डैश दोनों रूप से प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट होता है बालक का वो दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण एवं व्यवहार से, ऑप्शन सेकंड है व्यवहार एवं वंशानुक्रम से, ऑप्शन थर्ड है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण से, और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम एवं पर्यवेक्षण से। तो आप बताइए कि जो डेवलपमेंट है
वो डैश और डैश दोनों से प्रभावित होते हैं। तो कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं जिससे डेवलपमेंट आपके प्रभावित होते हैं? तो पर्यावरण और व्यवहार नहीं होता, क्योंकि व्यवहार पर्यावरण का ही एक पार्ट है। और व्यवहार एवं वंशानुक्रम, तो व्यवहार और वंशानुक्रम भी हो सकता है 1% के लिए, लेकिन ऑप्शन सी है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत व्यवहार भी आपका सम्मिलित हो जाता है। ठीक, और वंशानुक्रम एवं पर्यवेक्षण ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर बी और सी में अगर आप देखें तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार जो है एक संकुचित शब्द है, यानी कि ये एक व्यापक शब्द नहीं है, और वहां पर पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। इसलिए वंशानुक्रम और पर्यावरण विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए 14th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांत शिक्षक को किस रूप में सहायता करते हैं? यानी कि जो बच्चे के विकास के सिद्धांत होते हैं, यानी कि बच्चे के लिए जो आप विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, वो शिक्षक को किस रूप में सहायता करते हैं, यानी हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को आंशिक रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी है शिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण शैलियों में परिवर्तन करने में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के व्यवहार संबंधित समस्याओं का समाधान करने में। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो देखिए, आप जो बच्चों के विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो एज अ टीचर आपको ये कहाँ पर हेल्प करते हैं? तो ये बताने हैं। ठीक, तो शिक्षक को पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को आंशिक रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी है शिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण शैलियों में परिवर्तन करने में। देखिए, आप शिक्षण शैली में परिवर्तन कर सकते हैं, बट पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, टॉपिक के अनुसार। ठीक, तो शिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण शैलियों में परिवर्तन करने में, शिक्षार्थियों के व्यवहार संबंधी समस्या का समाधान करने में, और शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका मतलब अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इनमें बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षार्थियों की जो भिन्न अधिगम शैली, यानी कि शिक्षार्थियों की जो सीखने की क्षमता है अलग अलग है, तो उनकी शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी कि आप उनके जो सीखने की क्षमता है उसको इफेक्टिव वे में जोड़ पाए, इसके लिए आप बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और आपने देखा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक आपको मैंने कंटेंट वाइज कराए हैं, उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं और बन सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है कि मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज करा दूं कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।